बैक्टीरिया उसमें भी उसको इनहिबिट करता है, यानी उसकी जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करता है। एक्चुअली क्या होता है, जो एंजाइम जरूरत लगता है किसको, सेल वॉल को बनाने में, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने में जो एंजाइम लगता है जरूरत, तो क्या होता है पेनिसिलिन क्या करता है, उसी एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है और वो खत्म ही हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल में कंटेंट्स होते हैं, आपको पता है सेल में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है या गोल्गी एपरेट्स हमारे सेल्स में होता है, तो जो भी सारे सेल के कंटेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं उससे, वो यानी वो बाहर आ जाते हैं जब सेल वॉल जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये उसी एंजाइम को ही इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है, ये उसी को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सारे कंटेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। एक और एंटीबायोटिक अगर हम देखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक, जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया में उनके साथ बाइंड हो जाता है। क्या होता है, ये उनके साथ ये बाइंड हो जाता है उनके साथ, उन राइबोसोम्स के साथ। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है उनका। ठीक है, उनका प्रोटीन, उनको प्रोटीन्स बनाने होते हैं, और प्रोटीन्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बेसिकली एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि ये बाइंड जब होता है इस राइबोसोम के साथ, बाइंड होता है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो वहां पे क्या होते हैं, एंजाइम्स भी नहीं बनते हैं। जब ना ही एंजाइम्स बने तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो बैक्टीरिया है जब उसमें प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे तो वो खत्म हो जाता है, यानी वो मर जाता है वो बैक्टीरिया। ठीक है, तो लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, हमें पता है हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें भी राइबोसोम जो होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, ये उनके साथ इंटरफियर नहीं करता है, बल्कि जो हमारी सेल की, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उनके साथ ही इंटरफियर नहीं करता है। खाली जो बैक्टीरिया होता है उसका जो राइबोसोम होता है ये उसके साथ बाइंड होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे नहीं होती, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है, यानी वो मर जाता है। एक और एंटीबायोटिक अगर हम देखेंगे, टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं। क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं। ये जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी बैक्टीरियल राइबोसोम के साथ इंटरफियर करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। इसके बावजूद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमिक्सिन्स। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को ही खत्म करते हैं। क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही खत्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होते हैं उसमें जो होती है, जो रेस्टिंग से अगर रेस्टिंग सेल भी होगी वहां पे उसको भी डैमेज ये करता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज करता है। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स हमने देखा क्या करते हैं, जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट होता है, उनके जो सेल होता है उनका जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होता है उनके सेल का, उसको खत्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ये किसका काम था, ये काम था हमारा इन एंटीबायोटिक्स का काम था। अब देखो, अभी तक आपने देखा कि हमने प्रिवेंट तो हमने क्या किया, हमने क्योर तो किया इन डिजीज वगैरह को, लेकिन क्या होता है जब भी किसी में डिजीज आ जाती है तो उसका जो बॉडी फंक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है और वो रिकवर कंप्लीटली नहीं होता है। अगर आप देखोगे जो टीबी वगैरह जिनमें होती है तो उनमें क्या होता है, उनका जो बॉडी फंक्शन है जब वो डैमेज होता है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है। ठीक, और ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है, जब किसी को डिजीज होती है उसमें भी टाइम लगता है, काफी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो उसमें भी सफर करना पड़ता है एक इंसान को जब उसको वो डिजीज होती है। ठीक, तो क्या होता है कि अगर हम देखेंगे, इससे बेटर है कि हम डिजीज को जब हम ट्रीट करते हैं, जब हमें डिजीज लग जाती है, इससे बेटर हम पहले ही प्रिवेंट करें इस डिजीज को, यानी इस डिजीज को होने से रोके हम, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। अब दो तरह के प्रिवेंशन होते हैं, डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं दो तरह से। एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं जेनरल वेज, एक में आता है जेनरल वेज। ठीक, जेनरल वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। उसमें क्या आता है, उसमें आता है पब्लिक हाइजीन, यानी साफ सुथरा जो माहौल होगा हमारा,
पब्लिक हाइजीन आ जाता है उसमें, ठीक। ये एक मेन हम बोलेंगे एक बेसिक वे है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस को। अब देखो क्या क्या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो एयरबोर्न डिजीज होते हैं, जो एयरबोर्न माइक्रोब्स होते हैं, जो एयर से ट्रांसफर होते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमें ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना होता, जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा लोगों का वहां पे नहीं जाना होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हम देखेंगे जो वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ पानी पीना चाहिए। अगर हम साफ पानी पियेंगे तो वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर नहीं चले जाएंगे, ठीक। या हम क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन होते हैं, हमें प्रोवाइड करना चाहिए क्लीन एनवायरनमेंट। जब हम क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्रीड नहीं करेंगे। जो वो ब्रीड नहीं करेंगे तो मॉस्किटोज की जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी, वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो क्लीन एनवायरनमेंट से भी हम कर सकते हैं। तो पहला क्या था, जनरल वे, जिसमें हमें पब्लिक हाइजीन यानी साफ सुथरा हमें आसपास रखना है सब कुछ, हमें साफ पानी पीना है, ठीक, हमें ओवर क्राउड में नहीं जाना है, और हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना है हमें। दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेज। अब स्पेसिफिक वेज में क्या आता है, दूसरा जो आता है उसमें स्पेसिफिक वेज आता है। स्पेसिफिक वेज में क्या आ जाता है हमारे पास, उसमें आ जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, अब हमें पढ़ना है पहले इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक सिस्टम, जो क्या करता है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको ये किल करता है। इसमें सेल्स होती हैं, ठीक, उन सेल्स का नाम है लिम्फोसाइट्स है। इनमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स में अगर हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक। अब ये लिम्फोसाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक, ये होते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ये इम्यून सिस्टम है, जो ये सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट या WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ये एक्टिवेट होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं ये क्या करते हैं, ये किल करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी ये सीधे उसको मार देते हैं। तो अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक प्रॉपर डाइट लेंगे। हमें एक प्रॉपर और सफिशिएंट नरिशमेंट की जरूरत है, जो किसमें होगा, हमारे फूड में अवेलेबल होगा। अगर हमारा फूड जो है उसमें एक प्रॉपर और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, यानी हमारा जो फूड है वो प्रॉपर, हमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी प्रॉपर फूड की, सफिशिएंट फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इम्यून सिस्टम जो होता है उससे वीक हो जाता है। जो कोविड के केसेस आ रहे हैं अभी, आप लोगों ने सुना होगा कि हमें बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों रखना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स उसमें होते हैं, जिनको हम WBC बोलते हैं, यही किल करते हैं उसको, ठीक है। जो कोरोना वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर जाएगा तो ये इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये किल करेगा उस वायरस को और हम कोविड से बच जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम देखेंगे, अगर हम फूड अच्छा नहीं लेंगे, अगर हम फूड अच्छा प्रॉपर फूड नहीं लेंगे, कम खाना खाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वो फाइट नहीं कर पाएगा इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है इन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, देखो कोरोना वायरस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर और सफिशिएंट फूड हर किसी के लिए, ठीक। अब देखो मैंने आपको बोला कि एक इम्यून सिस्टम होता है, ठीक। इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है जहां पे हमारी बॉडी जो होगी वो क्या करेगी, वो रेस्पॉन्ड करेगी जैसे ही हमारे अंदर एक पैथोजन जाएगा या एंटीजन जाएगा। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो सबस्टेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है, एक इम्यून रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंटीजन जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं, किसकी वजह से, इम्यून सिस्टम की वजह से। अब देखो जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंटीजन होता है जो रिएक्ट करता है ताकि हार्मलेस हो जाए, यानी हमें हार्म ना हो जाए। तो अब इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड,
ठीक है, मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो सेल मीडिएटेड क्या होते हैं, हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इम्यूनिटी में जो इन्वॉल्व होते हैं। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसमें टी लिम्फोसाइट्स आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स यानी जो हमारे लिम्फोसाइट्स है जिनको मैंने आपको WBC बोला, उनके भी फिर टाइप्स आते हैं, उनमें भी सेल्स के टाइप्स आते हैं। एक आता है टी लिम्फोसाइट, दूसरा आता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो ये टी लिम्फोसाइट्स होता है और मैक्रोफेजेस ये सेल मीडिएटेड में होते हैं। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होते हैं उसमें कौन कौन सी सेल्स काम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स उसमें काम करते हैं, या जिनको हम मैक और दूसरे होते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक, ये क्या है, ये सेल्स होते हैं। ये सेल्स किस में होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें सेल्स में ये होते हैं। तो सेल मीडिएटेड में क्या करते हैं, ये वाले लिम्फोसाइट जो होते हैं ये काम आ जाते हैं। ठीक, अब अगर हम देखें जो माइक्रोफेजेस होते हैं ये फैगोस्टिक होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन आ जाते हैं, फॉरेन बॉडीज आती है, यानी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मैक्रोफेज, इनका नाम ही पड़ा है मैक्रोफेज, यानी इनको ये एनगल्फ करते हैं। ठीक है, उस डिजीज को ये वहीं पे खत्म करते हैं, यानी उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधे ये किल करते हैं। लिम्फोसाइट जो मैंने आपको बोला व्हाइट ब्लड सेल्स के होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस भी वहां पे आ जाते हैं। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, वहां पे बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, वो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं वहां पे। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा तो क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट होगा वो किल करेगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड होती है एक, दूसरा होता है एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एंटीबॉडी। सेल मीडिएटेड में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेज सेल्स होते हैं। ये क्या, ये लिम्फोसाइट के टाइप्स आते हैं, यानी जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में उसके टाइप्स, ये एक्टिवेट होते हैं और किल करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होता है, यानी वो खत्म ही हो जाता है। ठीक, अब देखो इसके बाद आता है वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। ये था हमारे पास इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इम्यून सिस्टम जो फाइट करता है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम जो होता है इसके बाद आ जाता है हमारे पास वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। देखो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन। अभी अगर आप देखोगे अपने आसपास ज्यादा केसेस नहीं होते यहाँ पे, मतलब कोई केस ही नहीं है स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी जो पहले पहले जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। स्मॉल पॉक्स एक इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज थी। और अगर हम देखेंगे अभी जो वर्ल्ड है, स्मॉल पॉक्स जो है यहाँ पे नहीं है डिजीज। ठीक है, लेकिन 100 years एगो क्या था, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज थी जो बहुत ज्यादा फैल गई थी। तो इसकी वजह से लोगों में क्या था, बहुत ज्यादा डर आ गया था। और जिसको भी स्मॉल पॉक्स होता था उसके क्लोज जाने से डर लगता था, क्योंकि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं, जो कम्युनिकेबल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, लेकिन इनमें से एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, जो क्या करते थे, जिनमें ये स्मॉल पॉक्स होता था उनके नजदीक जाते थे। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो वैसे लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी सफर किया था ये स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और उन्होंने इसे सरवाइव किया था। जब उनको एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ था तो वो बच गए थे, उन्होंने क्योर किया, वो उनकी जो बॉडी है उन्होंने क्योर किया था, उनकी बॉडी ने क्योर किया था इस स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, और वो ठीक हो गए थे। और उनमें क्या था, उनमें कोई भी चांस नहीं था कि वो सफर करेंगे इस डिजीज को दोबारा। ठीक है, तो जो वायरल डिजीजेस है अगर ये एक बार इंसान को हो जाता है, ठीक, जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कोविड वगैरह भी होता था, उनमें क्या होता था, उनमें सेकेंड टाइम उतने चांसेस नहीं होते थे वो होने के। ठीक है, तभी बोलते थे कि जो बहुत सारे थे इंडिया में जिनको कोविड हो गया, उनसे प्लाज्मा लिया गया, उनके ब्लड से क्या लिया गया, प्लाज्मा लिया गया, क्योंकि उन्होंने सरवाइव किया था उस डिजीज को पहले। ठीक है, और उस प्लाज्मा को यूज किया गया था।
तो ऐसे ही क्या होता है कि जब एक डिजीज इनमें हो गई थी स्मॉल पॉक्स, उन्होंने सर्वाइव किया था इस स्मॉल पॉक्स से, तो उनको सेकेंड टाइम में चांसेस होने के बहुत ज्यादा कम थे। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी पहले एक डिजीज होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, पहली बार जब उसमें इन्फेक्शन होता है, इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। लेकिन पहली बार में उसको टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है जब दूसरी बार में, क्या होता है जब दूसरी बार में सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जो ये इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है, इन्होंने इसको याद रखा होता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ये जल्दी एक्टिवेट होते हैं और वाइग्रसली अटैक करते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में को, और इसको किल कर देते हैं जल्दी। ठीक है, तो जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, सेकेंड टाइम जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, सेकेंड टाइम जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, वो याद रखते हैं इस इन्फेक्शन को, इस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसको वो याद रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, जो डेवलप करता है एक मेमोरी किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। यही बेसिस है वैक्सीनेशन का। अब वैक्सीनेशन का क्या मतलब है? अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जब हो गया था स्मॉल पॉक्स, तो एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था एडवर्ड जेनर। तो जेनर जो है, इसने क्या किया, इसने देखा कि जो ये मिल्क मेड्स होते हैं उनमें काउ पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, जो मिल्क मेड्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें काउ पॉक्स नहीं होता है, और वो स्मॉल पॉक्स भी इवन कैच नहीं करते। तो उसने क्या किया, उसने काउ पॉक्स जो हो क्या था, जो काउ पॉक्स एक वायरस है, उसने क्या किया, उसने उसी को यूज किया इन स्मॉल पॉक्स जिनमें था, जिन लोगों में स्मॉल पॉक्स था उनमें उनको इंसर्ट किया। जिसकी वजह से क्या हो गया, जब उसने काउ पॉक्स को इंसर्ट किया, और उस वजह से क्या हो गया, उनमें स्मॉल पॉक्स जो है वो भी डेवलप नहीं हो गया। ठीक है, तो इस वजह से एक वैक्सीनेशन वर्ड जो है वो आ गया यूजेज में। किस वजह से? उसने क्या किया, काउ पॉक्स जो है एक वायरस, उसको यूज किया इन स्मॉल पॉक्स जिनमें था उन लोगों में इंसर्ट किया, जिसने रेजिस्ट किया इस स्मॉल पॉक्स वायरस को भी रेजिस्ट किया। ठीक है, इससे क्या हो गया, एक वैक्सीनेशन जो है हमारे पास वो आ गया, और हमारी बॉडी जो होती है उनको हम वैक्सीनेट करते हैं। आपको पता होगा, हम बहुत सारे वैक्सीन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, और वो प्रोवाइड करते हैं डिजीज को एक स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे वैक्सीन अगेंस्ट होते हैं किसके, टेटनस अगर हम देखेंगे, या वूपिंग कफ जो होता है उसके अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट, पोलियो जो होता है आप लोगों ने देखा कराते हैं वैक्सीन, या टेटनस जो होता है इनके अगेंस्ट क्या कराते हैं, वैक्सीन कराते हैं। ये वैक्सीन किस लिए किया जाता है, ताकि क्या हो जाए कि इनमें जो ये पोलियो वगैरह जो भी बाकी सारी डिजीज जो है उनसे वो महफूज रखे, उनसे वो प्रिवेंट करे उन डिजीज से। ठीक समझ आया? समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये किसका था, ये डिजीज का था। यानी डिजीज में सबसे पहले एजेंट आता है जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही वजह से डिजीजेस होती है, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने देखा स्प्रेड कैसे कैसे डिजीज होती है, फिर हमने देखा सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा इसमें इसका ट्रीटमेंट होता है, या हमने बोला कि अगर डिजीज होनी नहीं चाहिए किसी में तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। इसमें जो सबसे पहले डिजीज आती है वो है मलेरिया। क्या है, मलेरिया। अब मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, क्लासिफाई किस में किए गए, प्रोटोजोआ जिसको हम बोलते हैं, या ऐसे अगर हम देखेंगे वायरस भी बोलते हैं हम। दूसरा क्लास जो होता है हमारे पास क्या होता है, दूसरा वायरस हमारे पास होता है, दूसरा क्लास वायरस होता है। या इसके बावजूद क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं।
ठीक, बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, या और होता है हमारे पास क्या होता है, फंगस, ठीक है, या फंगस जिसको हम बोलेंगे। ठीक, ये सारे क्या, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको क्लासिफाई किया गया। एक क्लास आता है प्रोटोजोन, दूसरा आता है वायरस, तीसरा आता है बैक्टीरिया, और फोर्थ वन क्या आता है, फंगई आता है। पहले हमें पढ़ने प्रोटोजोन जो होते हैं वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, फिर ऐसे हम वायरस के पढ़ेंगे, फिर हम बैक्टीरिया के पढ़ेंगे और फंगई के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है प्रोटोजोआ। डिजीज जो कॉज करता है प्रोटोजोआ, उसमें आता है पहले मलेरिया। क्या आता है, मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया जो होता है एक डिजीज होती है जो ह्यूमन बींग्स में होती है। अबाउट यहाँ पे 300 मिलियन पीपुल है वर्ल्ड में। ठीक है, कितने हैं, 300 मिलियन पीपुल है वर्ल्ड में, जिनमें हर साल क्या होता है, मलेरिया डिजीज होती है। और 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं इससे। ठीक है, 2 मिलियन से ज्यादा जो होते हैं वो मर जाते हैं इससे, इस डिजीज से। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फैटल डिजीज इसीलिए बोलते हैं, फैटल डिजीज जिसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो क्या मैंने बोला, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिससे अराउंड 300 मिलियन पीपल, लोग जो होते हैं एक साल में उनको मलेरिया होता है। इसमें 2 मिलियन पीपल से ज्यादा जो होते हैं लोगों की डेथ हो जाती है एक साल का, ठीक है, एक ईयर में। मलेरिया जो होता है इसको एक प्रोटोजोन पैरासाइट कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है इट्स कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन व्हिच इज नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। ठीक, प्लाज्मोडियम जो होता है ये इस डिजीज को कॉज करता है। ये डिजीज जो होती है ये स्प्रेड होती है जब भी कोई जो इंसेक्ट वेक्टर होता है वो बाइट करता है। जैसे अगर हम देखेंगे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उसका नाम क्या है, फीमेल मॉस्किटो जो होता है, जब मॉस्किटो क्या करता है, जब मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक, मॉस्किटो यहाँ पे क्या है, वेक्टर का काम करता है, यानी इंटरमीडिएट है। ठीक, तो ये क्या करता है, जब ये बाइट करता है तो ये किस पे फीड करता है, ह्यूमन ब्लड पे फीड करता है। ठीक, और क्या होता है इससे, ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये इसी पे होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो पे, और इस प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड के अंदर ये छोड़ता है, जिससे क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, पहले मैंने बोला मलेरिया एक फैटल डिजीज होती है। ये किस प्रोटोजोन की वजह से होती है, प्लाज्मोडियम। और इसको स्प्रेड कौन करता है, वेक्टर, उसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसका नाम, जो किस पे फीड करता है, ह्यूमन ब्लड पे फीड करता है। अब सिम्टम जो है मेन इसके, उसमें आता है, अगर हम इसके सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, साइंस। उसमें क्या आता है, हेडेक आता है, ठीक है, या अगर हम देखेंगे मस्क्यूलर पेन, या इसके बावजूद क्या आता है, हाई फीवर होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे पहले जो हर कोई मलेरियल अटैक जो होता है वो 6 to 10 आवर्स उसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक, और इसमें 3 स्टेजेस आता है। जब भी मलेरियल अटैक होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 to 10 आवर्स का होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टेज, पहली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टेज बोलते हैं। और दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं हॉट स्टेज। और तीसरी स्टेज जो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कोल्ड होता है इंसान को, मतलब वो बहुत ज्यादा सर्दी फील कर रहा होता है और उसको शिवरिंग होती है। कोल्ड स्टेज में क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा सर्दी फील करता है और शिवरिंग होती है। हॉट स्टेज में उसको हाई फीवर होता है, ठीक है, और उसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो ज्यादा होती है, हार्ट बीट जो होती है वो भी बढ़ती है। स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, वहां पे क्या हो जाता है कि जो पेशेंट होता है उसमें स्वेट आ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और जो जब पेशेंट इवन ठीक भी हो जाता है इस मलेरिया से, तो इवन जो पेशेंट होता है वो वील फील करता है। ठीक, इस डिजीज के क्योर होने के बाद भी वो वीक फील करता है। ठीक, मलेरिया जो होता है इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्प्लीन और लिवर होता है, स्प्लीन और लिवर जो होता है इनमें एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है,
एनलार्जमेंट होती है इनकी वजह से। अब मलेरिया जो होता है इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले ये इन्फेक्शियस डिजीज है, हमें पता है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक आ जा सकता है बाय मींस ऑफ जब इसको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो वो बाइट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो खाली जो इसको वे है प्रिवेंट करने का, वो है कि जो मॉस्किटो को मॉस्किटो से बचने का, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो हमें बाइट ना करे। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो वायर गॉज है, यानी जो वो जाली वगैरह होते हैं, वो डोर्स विंडोज पे लगाने ताकि मॉस्किटो जो वो अंदर ना आए। ठीक है, उसके बावजूद हम लगा सकते हैं ओडोमॉस, जिसको हम इंसेक्ट रिपेलेंट्स बोलते हैं। ओडोमॉस जो है वो भी हम यूज करते हैं अपने घरों में, ताकि जो मॉस्किटो बाइट है उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हमें सोना चाहिए मॉस्किटो नेट के अंडर, हमें सोना चाहिए। ठीक, जो मॉस्किटो का लार्वा जो होता है, यानी जो मॉस्किटो जो है वो लार्वा को छोड़ते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम कैरोसिन ऑयल जो है उसको यूज कर, उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक, उन पे हम स्प्रिंकल कर सकते हैं। या अगर हम देखेंगे जो लार्वेस फिशेस होते हैं जैसे गम्बूसिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक, वो उनको भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक, तो ये कुछ कॉजेस थे, इसके और भी प्रिवेंशंस है जो कि हम कल पढ़ेंगे, और इसका कंट्रोल भी हम कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह हम मलेरिया को कल आगे और ज्यादा पढ़ेंगे, इसमें जो भी बाकी प्रिवेंशंस आते हैं, इसको हम कंट्रोल वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया सबको? समझ आया सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन भी होगा तो आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर देना। ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, आप सबको नजर देना, जो भी पिछला यहाँ पे रहता है नजर देना, जिसको भी कोई कंफ्यूजन होगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, मैं आंसर वहां पे आपको करूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।